Welcome to my channel, students. We now move on to the second chapter of Part A Macroeconomic Syllabus. This is a very important chapter in point of view of your final examination. The name of the chapter is National Income और बहुत सारा concepts related to national income. We know about individual income. हम इंडिविजुअल इनकम के बारे में जानते हैं. एक आदमी मंथली या ईयरली जो अर्न करता है वो उसका इंडिविजुअल इनकम होता है. लेकिन नेशनल इनकम क्या है, इसके बारे में और नेशनल इनकम से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट्स है ये हम इस चैप्टर में जानेंगे. नेशनल इनकम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जो नेशनल इनकम है, इट इज़ जनरली बिलीव टू बी the single most important index of the overall economic situation of the country, and as such commands a great deal of public interest. With a broad understanding of this chapter, you can analyze and evaluate the economic performance of a country. country का जो growth है in relation to different years और in relation to other countries, ये सब जानने में बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर इस चैप्टर को तुम अच्छे से समझ सके. ये चैप्टर जो है बहुत लेंदी भी है, बहुत सारा टॉपिक्स है इसमें. 1 by 1 सारा टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. एटलीस्ट 4 to 5 वीडियोस लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में. सो सबको पेशेंस होके अच्छे से सारे वीडियोस को देखना है. तो हम शुरू करेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. उससे ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट में फाइनल गुड्स आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स है, कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड, ये सब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है. और ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है. विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आगे जाके बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके बाद जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उससे रिलेटेड होगा. इसलिए ध्यान से देखना है इस वीडियो को. फर्स्ट जो है वो हम गुड्स के बारे में बात करेंगे. ब्रॉडली गुड्स आर क्लासिफाइड इन 2 ways. एक होता है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा होता है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. गुड्स तो हम सबको मालूम है. गुड्स मतलब जो टेंजिबल होता है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे बुक हो गया, कोई भी चीज़, टेबल, चेयर, टीवी, फ्रिज, ये सब गुड्स के कैटेगरी में आता है. तो फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर फाइनल यूज़ एंड नॉट फॉर रीसेल और फर्दर प्रोसेसिंग. फाइनल गुड्स क्या होता है? जो फाइनल यूज़ के लिए कोई ख़रीदता है. और ख़रीदता कौन है? 2 ही इकोनॉमिक एजेंट्स है जो गुड्स को ख़रीदता है. एक होता है कंज्यूमर्स और एक होता है प्रोड्यूसर्स. कंज्यूमर और प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स को यूज़ करते हैं. अकॉर्डिंगली फाइनल गुड्स आर क्लासिफाइड एज फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स. जैसे कि ब्रेड एंड बटर हो गया, सिंपल एग्जांपल है. फाइनल गुड, फाइनल कंज्यूमर गुड जो कंज्यूमर लोग खरीदते हैं अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, अपने वांट्स को, नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए. और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन क्या होता है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स मतलब कैपिटल गुड्स, जिससे वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम में आता है. तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर जनरली यूज एज फिक्स एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. जैसे ट्रैक्टर्स हो गया, हार्वेस्टर्स हो गया, जो कि फार्मर्स यूज़ करते हैं. तो ये सब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है. प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जो प्रोडक्शन में काम में आता है. और फाइनल किस लिए है? क्योंकि उसका फाइनल यूज़ होगा. उसको ना तो रीसेल करेगा, ना तो उसका कोई फर्दर प्रोसेसिंग होने वाला है. It may be noted that only final goods are included in the estimation of national income. तो जैसे गुड्स का बहुत सारा कैटेगरी बताया, फाइनल और इंटरमीडिएट होता है. तो जो नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ फाइनल गुड्स का ही वैल्यू लिया जाता है.
उसमें इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं लिया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर जो होता है फाइनल गुड्स पे बाय द कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंज्यूमर्स लोग जब खर्चा करेंगे फाइनल गुड्स पे उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है, और प्रोड्यूसर लोग जब खर्चा करेंगे फाइनल गुड्स पे उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। सो अकॉर्डिंगली फाइनल गुड्स एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया फाइनल गुड्स, मतलब जो रीसेल नहीं होगा, जो फाइनली यूज़ होगा या तो कंज्यूमर्स के द्वारा या प्रोड्यूसर्स के द्वारा फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स और आइदर फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अभी आते हैं इस पर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर आइदर फॉर रीसेल और फॉर यूज एज रॉ मटेरियल। तो इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? जो कि फिर से उसको सेल किया जाएगा, एक खरीदेगा दूसरे से उसको रीसेल करने के लिए। जैसे फार्म एक्स ने ख़रीदा फार्म वाई से, या फिर बोल सकते जैसे रिटेलर ने होलसेलर से ख़रीदा और रिटेलर ने उस गुड को क्या किया, फिर से कंज्यूमर को या प्रोड्यूसर को सेल किया। तो रिटेलर के लिए एज ए रिटेलर वो गुड जो है इंटरमीडिएट गुड होगा, क्योंकि वो उसको फिर से रीसेल कर रहा है। बिकॉज वैल्यू इज़ टू बी एडेड। जैसे ये शर्ट का यहाँ पे एग्जांपल है, शर्ट परचेज बाय फार्म एक्स, सपोज वो एक रिटेलर है, फ्रॉम फार्म वाई, सपोज वाई इज़ ए होलसेलर, फॉर रीसेल आर इंटरमीडिएट गुड्स। बिकॉज वैल्यू इज़ टू बी एडेड टू द शर्ट्स थ्रू रीसेल, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स पार्ट ऑफ फाइनल गुड। जब एक्स जो है वो वाई से कुछ ख़रीदता है, फिर एक्स क्या करेगा, उस गुड पे अब एडिशन करेगा। जैसे एक्स ने अगर सपोज 1000 रुपये में ख़रीदा वाई से, तो एक्स जो है अभी क्या करेगा, उसको कंज्यूमर को सेल करेगा 1000 रुपीज़ में नहीं करेगा, उससे ज़्यादा करेगा, सपोज 1200। तो उसने कितना ऐड किया, 200 वैल्यू ऐड किया है उसमें। तो 200 ऐड किया है प्लस 1000 जो उसका कॉस्ट है एक्स का। तो इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू होता है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में ऐड होता है। काउंटिंग देम सेपरेटली वुड लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, मतलब काउंटिंग द वैल्यू ऑफ सेम गुड मोर देन वंस, एंड हेंस देयर वुड बी डुप्लीकेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेट इनकम। एक सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे, व्हेन ए कारपेंटर बाइज वुड वर्थ ₹10,000 and convert it into chairs worth ₹20,000, then the value of chairs includes the value of wood. कारपेंटर ने वुड ख़रीदा 10,000 में और उसने उसको चेयर में कन्वर्ट किया, और चेयर को फाइनली कंज्यूमर को बेचा कितने में, 20,000 में। तो ये जो 20,000 है इसमें ये 10,000 इंक्लूडेड है, ये 10,000 है प्लस 10,000 और उसमें यहाँ पे वैल्यू ऐड हुआ है, इसलिए ये 20,000 है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो फाइनल गुड का जो वैल्यू है, इसमें इंटरमीडिएट गुड का वैल्यू ऑलरेडी ऐड है इसमें। सो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स का जो है वैल्यू वो नेशनल इनकम में यूज़ नहीं होता है, सिर्फ फाइनल गुड्स का होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूड होता है। अगर हम दोनों काउंट करें, ये 10,000 को भी काउंट करें और 20,000 को भी काउंट करें, तो ये डुप्लीकेशन हो जाएगा, डबल काउंट हो जाएगा इसमें, और इसको अवॉइड करना है। डबल काउंट को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हमने दोनों इंक्लूड कर दिया तो नेशनल इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि डबल ऐड हो रहा है। और जो एक्सपेंडिचर है इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा करते हैं प्रोड्यूसर्स, उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट कहा जाता है। और अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को जो टोटल वैल्यू है उससे डिडक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे टोटल वैल्यू चेयर का कितना है, 20,000 है, और इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है, 10,000 है, तो 20,000 से 10,000 माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा, 10,000। तो 10,000 ऐड किया है, 10,000 इज़ द वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। 20,000 इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द चेयर एंड 10,000 इज़ द इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो यहाँ से 20,000 से 10,000
मतलब यार 20,000 जो है इसमें वैल्यू कितना ऐड किया, 10,000 ऐड किया, सो ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऐसे निकालते हैं। द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ए गुड और सर्विस मे बी इंटरमीडिएट फॉर वन परचेजर एंड फाइनल फॉर अनदर परचेजर। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे हम मिल्क का एग्जांपल लेते हैं। व्हेन परचेज बाय हाउस, जब हम लोग खरीदेंगे, घर दुकान से खरीद के लाएंगे, वो हम क्यों खरीदेंगे? अपने खुद के कंजम्पशन के लिए। तो वो कौन से गुड में आएगा? फाइनल में आएगा या इंटरमीडिएट में? ऑब्वियसली फाइनल में आएगा, क्योंकि उसको तो हम कंज्यूम करना है। लेकिन सेम मिल्क अगर एक फैक्ट्री खरीदता है, एक दुकान खरीदता है, एक होटल में उसको दही बनाना है या पनीर बनाना है, तो उसके लिए वो मिल्क क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट गुड होगा कि फाइनल गुड होगा, ये डिपेंड किसके के ऊपर करेगा? उसका एंड यूज़ पे। उसका एंड यूज़ कहाँ पे हो रहा है? अगर कंज्यूमर्स कर रहे हैं अपने नीड को फुलफ़िल करने के लिए, तो फाइनल गुड में आएगा। और अगर एक फैक्ट्री ओनर कर रहा है, एक शॉप ओनर कर रहा है, उसको किसी दूसरे गुड में कन्वर्ट करने में या रीसेल करने में, तो इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा। तो सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट अभी आते हैं सेकेंड कैटेगरी पे गुड्स के, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स क्या है? विच आर डायरेक्टली यूज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जैसे आइसक्रीम हो गया, मिल्क हो गया। दीज गुड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। जो कंज्यूमर गुड्स है वो 4 कैटेगरी होता है। पहला है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, जिसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जैसे टीवी, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब ड्यूरेबल गुड्स है, क्योंकि इसका यूज़ लंबे समय तक हो सकता है और अगेन एंड अगेन। सो दीज आर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल क्या होता है? सेमी ड्यूरेबल मतलब जिसको हम बहुत ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे क्लोथ्स हो गया, फर्नीचर या फिर इलेक्ट्रिक गुड्स। These are called सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सा होता है? जिसका यूज़ एक ही बार हो सकता है, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, जैसे पेट्रोल, मिल्क हो गया, डोमेस्टिक एलपीजी हो गया। These are called नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। और नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विस क्या होता है? जो इंटेंजिबल होता है, जैसे सर्विस ऑफ ए डॉक्टर, सर्विस ऑफ ए टीचर। सो दिस 4 कैटेगरीज आर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अभी आता है कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर का फिक्स एसेट होता है। दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। सेवरल ईयर्स मतलब कौन सा कैटेगरी में आएगा? ड्यूरेबल। सो इसमें ध्यान देना है कि कैपिटल गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल गुड्स। सेवरल ईयर्स के लिए यूज़ होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, उसका मार्केट में हाई वैल्यू होता है। दूसरा तरीके से कह सकते हैं कि उसका प्राइस मार्केट में ज़्यादा होता है, हाई वैल्यू। यूज़ ऑफ दिस गुड्स लीड्स टू डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो कैपिटल गुड्स जैसे प्लांट हो गया या एक मशीन इज़ ए कैपिटल गुड, क्योंकि उसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं और उसका मार्केट में हाई वैल्यू भी है। फॉर एग्जांपल स्विंग मशीन। लेकिन स्विंग मशीन हो या कोई भी मशीन हो, इसको जब हम बहुत समय तक यूज़ करेंगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, तो कभी ना कभी वो मशीन ख़राब होगा और उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो जब हम कोई भी फिक्स एसेट को अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं बहुत समय तक, तो उसका वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, डेप्रिशिएट बोलते हैं उसको, डेप्रिशिएट होता है। सो यूज़ ऑफ दिस गुड्स लीड्स टू डेप्रिसिएशन, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। दैट मीन्स लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ओइंग टू देयर वेयर एंड टियर। तो ये रहा कैपिटल गुड्स। अभी कुछ चीज़ें ध्यान में देना है कैपिटल गुड्स के बारे में है। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जैसे हमने देखा था कि ऑल गुड्स आर नॉट, गुड्स कैन बी फाइनल और इंटरमीडिएट, बोथ एंड यूज़ पे डिपेंड करते हैं। उसी तरह ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ए स्विंग मशीन इन ए टेलर शॉप इज़ ए फिक्स एसेट ऑफ द टेलर एंड इट इज़ ए कैपिटल गुड। बट वही मशीन
अगर किसी के घर में है, कंज्यूमर के घर में है, वो कैपिटल गुड नहीं है। वो क्या होगा, वो सिंपल एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड होगा, क्योंकि वो कंज्यूमर अपने काम पे लगा रहा है। तो और एक एग्जांपल जैसे कार हो गया, कार विथ ए टूरिस्ट कंपनी, जैसे ओला उबेर, वो सब जब चलाते उनके लिए वो कैपिटल गुड होता है। बट द सेम कार विथ अ consumer household is a durable use consumer good. Thus, while identifying goods as capital goods, we must make sure about their end use. फिर से यहाँ पे end use का बात आता है. If the end user is a durable, if the end user of the good is a consumer, वो durable use consumer good में आएगा, and if the end user is a producer, वो capital goods के कैटेगरी में आएगा. दूसरा है तुम्हारा all capital goods are ड्यूरेबल गुड्स, बट ऑल ड्यूरेबल गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. हमने ऑलरेडी मीनिंग में देखा है कि कैपिटल गुड्स को हम सेवरल ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स ड्यूरेबल होता है, लेकिन सारा ड्यूरेबल गुड कैपिटल गुड नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ऐसे भी ड्यूरेबल गुड्स है, जैसे नट्स हो गया, बोल्ट्स हो गया, स्क्रूज हो गया, ये सब भी सेवरल ईयर्स तक यूज़ होता है. लेकिन ये क्यों कैपिटल गुड नहीं है? क्योंकि इसका मार्केट में वैल्यू लो है. तो ये दो चीज़ होना पड़ेगा, एक तो ड्यूरेबल होना पड़ेगा और हाई वैल्यू का होना पड़ेगा. ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? प्रोड्यूसर गुड्स दो चीज़ें इंक्लूड करता है. गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल लाइक वुड, फर्नीचर, और गुड्स यूज एज फिक्स एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी. और जो कैपिटल गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स इंक्लूड्स ओनली फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर व्हिच आर ड्यूरेबल. जबकि ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, रॉ मटेरियल, वुड, ये सब नॉन ड्यूरेबल है. ये सब ड्यूरेबल नहीं है, नॉन ड्यूरेबल है. तो प्रोड्यूसर गुड नॉन ड्यूरेबल भी इंक्लूड करता है और ड्यूरेबल भी, जबकि कैपिटल गुड सिर्फ ड्यूरेबल इंक्लूड करता है. तो इसलिए कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स है, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है. तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं. नेक्स्ट अभी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. कैपिटल क्या है? अभी हमने देखा मशीन. सपोज एक बिज़नेस ओनर ने 10 मशीन से वो अपना बिज़नेस शुरू किया और 2 साल बाद उसका मशीन का नंबर 10 से 15 हो गया. तो ये जो 10 से 15 हो गया, ये कैसे हुआ? इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट से हुआ है. 10 मशीन से शुरू किया था, अभी 15 हो गया, 5 नया मशीन खरीदा, तो ये इन्वेस्टमेंट से हुआ है. इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. इन्वेस्टमेंट मतलब इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. ठीक है, ये आई इक्वल्स टू चेंज इन के, चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग ए ईयर. Change in capital stock is also called capital formation. That is why investment is also called capital formation. From the viewpoint of the economy as a whole, investment refers to the total production of capital goods during an accounting year. Accounting year मतलब during which production of goods and services are estimated. उसको accounting year कहते हैं. तो इकोनॉमी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ये एग्जाम्पल से समझाया. नेक्स्ट हम देखेंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है. फिक्स इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स कैपिटल. जो फिक्स कैपिटल होता है उसका स्टॉक जब इंक्रीज होता है उसको फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं. एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, दिस आर कॉल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट. फिक्स इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स कैपिटल इन फॉर्मेशन. और फिक्स इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है? जब भी इंक्रीज़ होगा फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैपिटल गुड्स, दैट मीन्स जब भी फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा और लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में और ज़्यादा बढ़ेगा. और फिक्स इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है वो कैसे पता चलेगा? जो स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट है एट द एंड ऑफ द ईयर और जो स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसको जब हम माइनस करेंगे, बिगिनिंग में कितना एसेट था और एंड में कितना एसेट था,
इसको जब हम माइनस करेंगे तो चेंज इन और इंक्रीज इन फिक्स एसेट का हमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। किसी भी टाइम पे प्रोड्यूसर 3 चीज़ का स्टॉक रखता है। पहला है अनसोल्ड गुड्स और फिनिश गुड्स जो सेल नहीं होता है। दूसरा है सेमी फिनिश गुड्स, गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस हो रहा है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में है। और एक है रॉ मटेरियल। तो ये 3 चीज़ का स्टॉक प्रोड्यूसर हमेशा अपने पास रखता है। इसको इन्वेंटरी स्टॉक कहा जाता है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड इज़ एसेंशियल टू मीट द राइजिंग डिमांड। कभी कभी बाज़ार में ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है, या फिर अगर सपोज़ फेस्टिवल सीज़न आया तो ऐसे क्लोथ्स का सामान डिमांड बढ़ जाएगा। अभी समर सीज़न है तो एसी, फ्रिज, इस सब का डिमांड बढ़ेगा। तो ये जो अचानक जब डिमांड बढ़ता है उसको मीट करने के लिए लोग स्टॉक में सामान रखते हैं। उसको इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया किसी भी अकाउंटिंग ईयर में कैसे पता चलेगा? तो एंड ऑफ द ईयर में कितना है इन्वेंटरी स्टॉक और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना था, इसको जब हम माइनस करेंगे तो चेंज इन इन्वेंटरी स्टॉक पता चल जाएगा। नेक्स्ट अभी देखना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? इट्स द टोटल एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, 10 मशीन से शुरू किया, अभी मशीन का अमाउंट कितना हो गया? 15। तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 2 चीज़ हुआ। एक तो जो नया 5 मशीन खरीदा, 10 से 15 हो गया, तो नया मशीन कितना खरीदा? 5। तो 5 मशीन में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, एक ये है। और दूसरा क्या है? दूसरा है ये जो 10 मशीन है, आफ्टर 1 ईयर ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 मशीन से कोई मशीन ख़राब हो गया, उसको रिपेयर करना पड़ा। तो रिपेयर करना में जो खर्चा गया ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही होता है, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन कॉस्ट, मशीन का वैल्यू डेप्रिशिएट हो गया, उसको ठीक करने में जो पैसा गया। तो ये 2 चीज़ हुआ है। तो ये 2 चीज़ों को जब मिला के हो गया तुम्हारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज़ द टोटल एडिशन, जिसमें एक पहला क्या इंक्लूड होगा? कैपिटल गुड्स यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक। जैसे कि कोई मशीन ख़राब हो गया, उसको रिपेयर करने में या उसको रिप्लेस करने में जो खर्चा जाएगा। और जो कैपिटल गुड्स है यूज एज नेट एडिशन, जो नया जो खरीदा, ये ग्रॉस में आएगा, जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। पहला वाला जो है वो डेप्रिसिएशन है। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट मतलब एक्चुअल एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो यहाँ पे हुआ, क्या हुआ? 10 मशीन से 15 हो गया, तो नया मशीन कितना आया? 5। तो वो 5 नया मशीन खरीदने में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, दैट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट। फिर से एक बार बताता हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? 10 मशीन से 15 हो गया, तो नया में तो हुआ खर्चा, वो हुआ। और जो ओल्ड मशीन है उसमें से अगर कोई ख़राब हो गया, उसको रिपेयर करने में या रिप्लेस करने में जो खर्चा हुआ, ये सब मिला के हो गया ग्रॉस। लेकिन जो सिर्फ नया मशीन पे जो पैसा गया, दैट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट मतलब एक्चुअल एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगा? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रिसिएशन होगा ना। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब जो नया मशीन खरीदने में गया, और डेप्रिसिएशन मतलब जो ओल्ड मशीन रिपेयर करने में या रिप्लेस करने में जो गया। दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ये है ना 1 और 2, दोनों को जब ऐड करेंगे वो ग्रॉस हो जाएगा। और नेट क्या होगा? नेट जब हम ग्रॉस से ये 10 से 15 हो गया, तो ग्रॉस सपोज 15 है, यहाँ से हम जब ये निकाल देंगे डेप्रिसिएशन को, पुराना मशीन पे जो खर्चा हुआ, तो हमको नया में कितना हुआ वो पता चल जाएगा, नेट निकल जाएगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन।
और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, एंड बोथ ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड इन फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे देखना है जो कि डेप्रिसिएशन है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेप्रिसिएशन मतलब लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू वेयर एंड टियर, ख़राब होना या रिप्लेस होना जिसका, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये ख़राब होगा ऐसा। और डेप्रिसिएशन को कैपिटल कंजम्पशन भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या होता है? विच इज़ मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होता है, जैसे ऑन जनवरी 1, 2020 देयर इज़ 20,000 रुपीज़ इन योर अकाउंट, बैंक अकाउंट, दैट इज स्टॉक, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया है। कैपिटल, मनी सप्लाई, वेल्थ, बैंक डिपॉजिट, पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, ये सब स्टॉक के एग्जांपल है। फ्लो क्या है? फ्लो वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मंथली सैलरी हो गया किसी का, फ्लो है क्योंकि उसको हम ड्यूरिंग ए पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया है। वो आवर हो सकता है, डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, तो फ्लो कॉन्सेप्ट है। इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इंटरेस्ट, दिस आर एग्जांपल ऑफ फ्लो। नेक्स्ट है अभी फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या है। फैक्टर इनकम आर दोज इनकम विच आर रिसीव बाय द हाउस होल्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। अभी ये हम जानते हैं कि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट चाहिए, और इनपुट को हम इकोनॉमिक्स में जनरली 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और इनपुट का ओनर कौन होता है? वो होता है हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड जब इनपुट प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, किसको प्रोवाइड करता है? प्रोड्यूसर्स को। तो प्रोड्यूसर इन रिटर्न हाउस होल्ड को पे करना पड़ेगा। तो हाउस होल्ड को इनकम हुआ, अर्निंग हुआ, तो उसी को फैक्टर इनकम कहते हैं। फैक्टर इनकम आर दोज इनकम विच आर रिसीव बाय हाउस होल्ड फॉर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज। जैसे लैंड के लिए क्या देना पड़ेगा? लैंड अगर कोई लेता है तो रेंट देना पड़ता है। अगर लेबर प्रोवाइड करेगा तो क्या देना पड़ेगा? वेजेस देना पड़ेगा। अगर मशीन प्रोवाइड करता है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर स्किल, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है प्रॉफिट। तो इसको फैक्टर इनकम कहते हैं। एंड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम फैक्टर इनकम्स आर इंक्लूडेड, ट्रांसफ़र इनकम आर नॉट इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम बिना मेहनत के मिलता है, विच आर रिसीव बाय ए पर्सन विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। बिना मेहनत के है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, कोई अनएम्प्लॉयड है, ऐसे ही बैठा हुआ है घर पे, उसको सरकार मंथली कुछ दे रहा है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है। स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, डोनेशन, चैरिटी, ये सब जो है कोई बिना प्रोडक्टिव किसी सर्विस के मिलता है, इसलिए इसको ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। ट्रांसफ़र कर दिया, और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? ये जियोग्राफिकल मतलब टेरिटरी से अलग है। यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है जिसके अंदर विद इन व्हिच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल्स सर्कुलेट फ्रीली। सो डोमेस्टिक गुड्स या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो गुड्स है, गुड्स एंड कैपिटल, ये फ्रीली मूव करता है। जैसे इंडिया का टेरिटरी हो गया, इसमें गुड्स एंड सर्विस एक स्टेट से दूसरे स्टेट इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया। नेक्स्ट इज नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। तो उसको नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं, जो जनरली कंट्री में रहता है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। तो टैक्स जो है वो 2 टाइप है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो अपने इनकम से लोग पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? विच आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन पे लगता है, जैसे जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी। बाज़ार से हम जब भी कुछ सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। गवर्नमेंट जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स उसमें कलेक्ट करता है, इम्पोज करता है गुड्स या सर्विस पे, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और सब्सिडी क्या है? दिस आर कैश ग्रांट्स।
बाय द गवर्नमेंट टू एनकरेज कंजम्पशन और प्रोडक्शन। जैसे सिलेंडर पे मिलता है सब्सिडी, बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडी मिलता है, तो ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए या फिर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। कोई बिज़नेस पे अगर सब्सिडी दे दिया गवर्नमेंट ने तो वो बिज़नेस बढ़ेगा, तो ये सब्सिडी है। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट पे अभी हम आगे, वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड नेट वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स में थोड़ा आइडिया उसमें मिल चुका है कि जो फाइनल गुड्स होता है उसमें इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो जो टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट है, टोटल वैल्यू ऑफ जो फाइनल गुड का जो टोटल वैल्यू है, उससे जब हम इंटरमीडिएट गुड का निकाल देंगे, जैसे वो एग्जांपल था 20,000 से जब हम 10,000 इंटरमीडिएट खर्चा निकाल देंगे तो कितना ऐड हुआ वैल्यू 10,000। तो वो है तुम्हारा वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट जो कि 20,000 है उस एग्जाम्पल में, एंड द इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि 10,000 है। और टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट क्या होता है? इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट मीन्स सेल्स। एक से इकोनॉमी ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग ईयर कितना सेल करता है, वही टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट होगा। बट इफ़ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, सारा अगर सेल नहीं हुआ, अनसोल्ड रह गया, इन्वेंटरी में रह गया, तो टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इट इज़ एक्सप्रेस एज चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। इन सच ए सिचुएशन टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज मेजर्ड एज सम टोटल ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंड चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। जनरली टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट मतलब क्या है? जो टोटल सेल एक इकोनॉमी, एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी टोटल सेल करेगा, दैट इज़ टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट। लेकिन जब कुछ सामान अनसोल्ड रह जाएगा तब हम टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट को कैसे पता करेंगे? उसको हम मेजर करेंगे एज सम टोटल ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंड चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या है? चेंज इन स्टॉक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक। ये थोड़ा अभी कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। तो वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट क्या है? इट इज़ एक्चुअली द सेल्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और अगर सेल सब नहीं हुआ, अनसोल्ड हो गया, तो इन्वेंटरी में आएगा। तब हम टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट कैसे निकालेंगे? सम टोटल ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंड चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक क्या है? इट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। ये 1 बाय 1 हमने यहाँ पे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस किया है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आगे हम जितने भी पढ़ेंगे बिग कॉन्सेप्ट्स, उसमें ये सब फिर से आएगा, बार बार यूज़ होगा। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है। और अगर कोई भी डाउट हो तो मेरा ईमेल है, उसमें मुझे मेल करना है। ये नोट्स भी बहुत काम का आएगा, ये परफेक्ट नोट्स बन जाएगा इसका। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो है जो है लार्जर टॉपिक्स पे हम मूव करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे कि बताया 4-5 वीडियो एटलीस्ट लगेगा ख़त्म करने में, बहुत लेंदी चैप्टर है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से याद कर लेना है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो जब दूंगा नेक्स्ट टॉपिक से डिस्कस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।